चलिए हम बच्चों बात करेंगे वर्क फंक्शन की। तो वर्क फंक्शन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में इस पर भी थोड़ा सा आपको बता दिया था वर्क फंक्शन क्या होता है। चलिए, हमारे पास एक मेटल सरफेस होती है। अगर हमारे पास एक मेटल सरफेस है लाइक दिस, इस मेटल सरफेस पर मैंने बोला था फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और सरफेस पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऐसे करके, और इस पूरे में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे विच आर लूजली बाउंड, राइट। अच्छा, तो हमने क्या किया था बच्चों? हमने बेसिकली एक रेडिएशन इस पर डाली थी। कौन सी? रेडिएशन। और रेडिएशन मैंने लास्ट टाइम लाइट भी बोला था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमने इस पर रेडिएशन डाली थी। फोटॉन्स आते हैं इन पैकेट्स। रेडिएशन में हमने क्या ये माना है कि फोटॉन्स आते हैं और फोटॉन्स एनर्जी लेके आते हैं पैकेट्स में। ठीक ठीक है बच्चों। तो अगर ये फोटॉन्स यहां पर आते हैं, इससे टकराते हैं, और यहां पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो सरफेस पर होते हैं ये इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं सरफेस से बाहर। जब रेडिएशन, इस रेडिएशन में, इस फोटॉन में जो एनर्जी होती है वो एनर्जी होती है बच्चों E इज इक्वल टू एच न्यू, या E इज इक्वल टू एच एफ एनर्जी होती है। ठीक है बच्चों, कितनी? E इज इक्वल टू एच एफ। जब एक फोटॉन यानी जो ये रेडिएशन है, ये रेडिएशन एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी होगी, एक सफिशिएंट वेवलेंथ होगी, उस वेवलेंथ की लाइट जब टकराएगी तो सरफेस पर, मैं सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं, तो सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बाहर निकलते हैं, इमिट हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं, और इसको बोलते हैं बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम इसी में, अब देखिए वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन मैंने बोला था बच्चों, जब ये कोई फ्रीक्वेंसी यहां पर हम इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन, तो कितनी एनर्जी लगेगी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में, जस्ट टू लीव फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से बाहर निकलने में इस पर कितनी एनर्जी ये लेगा ताकि ये बाहर निकलेगा। सपोज अगर मैंने कोई यहां से कोई फोटॉन इस पर ऐसे इंसिडेंट किया, कोई रेडिएशन, वो रेडिएशन 2 यूनिट की एनर्जी लेके आएगा। 2 यूनिट, यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम इसको नापते हैं। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगा इसको बाहर निकलने में, सरफेस से बाहर आने में, तो हम बोलेंगे ये इसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो the minimum amount of energy required to eject an electron from metal surface, to just leave from the metal surface, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों वर्क फंक्शन। अब यहां पर ध्यान देना है, वर्क फंक्शन तो इलेक्ट्रॉन को खाली जस्ट टू लीव फ्रॉम द सरफेस, देखिए, तो उसके बाद यहां से ये दौड़ने लगेगा, ऐसी कोई बात मैंने नहीं की। लास्ट टाइम भी मैंने बोला ऐसी कोई बात मैंने नहीं की कि ये इलेक्ट्रॉन जस्ट दौड़ने लगेगा। खाली ये इलेक्ट्रॉन बाहर इस मेटल सरफेस से, खाली जब ये बाहर आएगा तब जो इसमें एनर्जी लगेगी उसको बोलेंगे वर्क फंक्शन। इस इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, ये वर्क फंक्शन हो गया। और ये वर्क फंक्शन मैंने बोला था द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट, टू लीव without moving in space the metal surface is known as work function। और इस वर्क फंक्शन को मैंने बोला था फाई नॉट। क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब हम इसको इससे आगे लेके चलते हैं। वर्क फंक्शन के बाद हमारे पास, अब हम बात करेंगे बच्चों, जो हमारी वर्क फंक्शन के बाद नई टर्म है उसको बोलते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी।
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान से देखिए, मैं फिर से वही इलेक्ट्रॉन सरफेस, मैं इसे एक मेटल सरफेस लेता हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान सी टर्म है। ये देखिए, ये मैंने कौन सी ले ली, एक मेटल सरफेस हमने ले ली। ठीक है बच्चों, कौन सी सरफेस ले ली, एक मेटल सरफेस हमने ले ली। इस मेटल सरफेस में मैंने बोला था फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मैं ऐसे दिखाऊंगा। और इस इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन इमिशन, ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तो हमें एक मिनिमम रेडिएशन इसके ऊपर डालना पड़ेगी, जिसकी एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी हो, एक सफिशिएंट वेवलेंथ हो, ऐसे इस पर डालनी है। राइट, चलिए, मैंने जब इस पर एक लाइट डाली, एक रेडिएशन डाली, उस रेडिएशन के पास E इज इक्वल टू एच न्यू वाली एनर्जी है, या E इज इक्वल टू एच एफ की एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है। अब देखिए, एनर्जी में कभी कभी बोलता हूं या फ्रीक्वेंसी में बोलता हूं, उसके लिए ध्यान से देखिए, E किसके बराबर है, E है एच न्यू के बराबर, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो इसको लिखूंगा F, और H इज व्हाट, H इज आवर प्लैंक्स कांस्टेंट। राइट, H इज आवर प्लैंक्स कांस्टेंट, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अगर बच्चों फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो इसका मतलब है एनर्जी भी ज्यादा होगी। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसका मतलब एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब मैं फ्रीक्वेंसी बोलूं या एनर्जी बोलूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनर्जी गिव, हमने एनर्जी दी E इज इक्वल टू एच एफ फॉर इलेक्ट्रॉन इमिशन। अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है तो वी नीड ए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन है सपोज 5 वोल्ट, यानी इसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस वाले इलेक्ट्रॉन को इस वाले सरफेस पर आने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी या एनर्जी है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इसको चाहिए। अगर मैं ऐसी कोई रेडिएशन इस पर डालूं E इज इक्वल टू एच न्यू, ऐसा फोटॉन, किसी कलर का फोटॉन, रेड, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, ऐसे अलग अलग रेडिएशंस का अगर मैं बच्चों फोटॉन इस पर डालूं, तो मान लो मैंने एक फोटॉन डाला, उस पर खाली जो एनर्जी लेके आएगा दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैन दिस इलेक्ट्रॉन बी इजेक्टेड आउट टू द फ्रॉम द सरफेस? नो, एब्सोल्युटली नॉट। व्हाई? बिकॉज तो हमें एक वर्क फंक्शन, जितना इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन होगा उसके बराबर, इक्वल टू और मोर देन दैट, इक्वल टू और मोर देन दैट अगर मैं एनर्जी दे पाऊं तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब है मुझे यहां से एक ऐसी रेडिएशन लेके आनी है जिसका एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा होगा, तभी ये बाहर निकल सकता है। तो इसका मतलब है मुझे यहां से 3 नहीं 5, क्योंकि इस 5 जो इसका वर्क फंक्शन है उसके बराबर मुझे एनर्जी लेके आना है बच्चों, तभी ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका मतलब है, अब देखिए, इस वाले इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन इस वाले इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन तो उससे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इस वाले इलेक्ट्रॉन को पहले यहां से यहां तक आने के लिए एक एनर्जी चाहिए, और फिर यहां से यहां के लिए अलग वर्क फंक्शन चाहिए। वर्क फंक्शन के लिए मैंने बोला कि जो सरफेस पर उनके लिए, लेकिन जो बीच में होंगे उनको तो उससे ज्यादा एनर्जी। तो इसका कभी कभी आप इसका मतलब ये लेते हैं कि वर्क फंक्शन, अगर आपको कोई बोलेगा कि वर्क फंक्शन है 5 इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा? बोला नहीं, वर्क पर तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो उस 5 वोल्ट से नहीं निकलेगा, भले ही इसका वर्क फंक्शन सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको जो एनर्जी लगती है, उनको खाली सरफेस से बाहर, जस्ट टू लीव फ्रॉम द सरफेस उनको, लेकिन जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है बच्चों उनके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। राइट, तो फिलहाल मैं उस पर नहीं आता हूं। फॉर इलेक्ट्रॉन इमिशन, फॉर इलेक्ट्रॉन इमिशन, ध्यान से देखिए, फॉर इलेक्ट्रॉन इमिशन, फॉर इलेक्ट्रॉन इमिशन, फॉर इलेक्ट्रॉन इमिशन, फॉर इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए जो आप एनर्जी लेके आते हो E, एनर्जी ऑफ फोटॉन, दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू किसके बराबर? फाई नॉट के बराबर। और फाई नॉट क्या है?
फाई नॉट बच्चों मैंने बोला है वर्क फंक्शन है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को लगती है सरफेस पर से बाहर निकलने के लिए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। सो ये एनर्जी गिवन शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू फाई नॉट। क्लियर? क्लियर? अच्छा, तो इस एनर्जी किसके बराबर है? HF के बराबर। तो एनर्जी को लिखो बच्चों HF ग्रेटर और इक्वल टू फाई का नॉट। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, क्या इसी फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं फाई नॉट बटे एच? फाई नॉट बटे एच, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये बराबर होनी चाहिए फाई नॉट बाई प्लैंक्स कांस्टेंट, यानी वर्क फंक्शन डिवाइड बाई प्लैंक्स कांस्टेंट ग्रेटर और इक्वल टू वो वाली फ्रीक्वेंसी। और इसी फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे एफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी यहां पर देखिए, यहां पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको लगता है तो ये कितना होना चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इससे कम देंगे द इलेक्ट्रॉन विल नॉट इजेक्ट आउट, वो बाहर नहीं निकलेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा अगर हम इलेक्ट्रॉन को इतनी 5 वोल्ट से कम एनर्जी देंगे। राइट बच्चों? अगर इससे ज्यादा देंगे तब तो निकलेगा, लेकिन इससे कम नहीं देना है। तो एफ मिनिमम, इस एफ मिनिमम को बोलते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। तो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे? इसको एफ नॉट भी लिख सकते हैं। अच्छा, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो यहां पर मैं इसको लिखूंगा, आप भी नोट करते जाइए। मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, minimum frequency of incident radiation, minimum frequency of incident radiation, minimum frequency of incident radiation which may cause photoelectric effect, which may cause photo इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये डेफिनेशन बन गई हमारी किसकी? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेश बॉर्डर पर है, इस थ्रेश से कम नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, इससे बराबर या इससे ज्यादा तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन विल टेक प्लेस। राइट बच्चों? कोई प्रॉब्लम वाली बात? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सीधा है कि इसकी एक मिनिमम वर्क फंक्शन, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले, उसके पास एक फ्रीक्वेंसी है। देखिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब मैं फिर से आपको एक और चीज समझाता हूं। मान लो रेड लाइट मैंने इस पर डाली, रेड लाइट के फोटान मैंने इस पर रेड लाइट के फोटान डाले, और उसके बाद में मैंने येलो लाइट के फोटान डाले, येलो के बाद मैंने ब्लू लाइट के फोटान डाले। ये देखिए, रेड की फ्रीक्वेंसी कम है या ज्यादा है? रेड की फ्रीक्वेंसी कम है या ज्यादा, ये भी आप लोग भूल गए होंगे। आप लोगों को याद है मैंने आपको विबगियर समझाया था, विबगियर के नाम से। तो उस टाइम मैंने इसको ऐसे लिखा था, ROYGBIV। वेवलेंथ जो है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वायलेट की है, सबसे रेड से ज्यादा ब्लू की है, रेड से ज्यादा बच्चों येलो की है, रेड से ज्यादा बच्चों येलो की है। तो रेड की फ्रीक्वेंसी कम है। मैंने देखा बहुत सारी जगहों पर अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम देखते हैं जब हम रेड लाइट का फोटान इस पर डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता,
इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता जब हम रेड लाइट के फोटोन इस पर डालते हैं, तो नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन विल टेक प्लेस, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस। तो जब मैं येलो का इस पर डालता हूं तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होते हैं, ब्लू डालता हूं तब भी इजेक्ट आउट होते हैं। अब देखिए येलो से नीचे कौन है, रेड। तो रेड पर तो फोटॉन बाहर नहीं निकलते, सॉरी रेड पर तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलते, तो इसका मतलब है रेड सफिशिएंट नहीं है ताकि वर्क फंक्शन के बराबर ये अपनी एनर्जी नहीं दे पाते, वो फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं है। अब येलो से तो निकलते हैं और येलो से ज्यादा ब्लू, ग्रीन, वायलेट जितना भी दोगे उनसे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा, उनसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब है येलो की जो फ्रीक्वेंसी है वो बराबर है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर। ठीक है बच्चों, तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए ताकि बच्चों ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, अगर आप इस पर कोई इंसिडेंट रेडिएशन डालते हो उसकी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो सकता है, तभी हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। राइट बच्चों, चलिए अब आगे चलते हैं। इसी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये देखिए ये फाइनॉट जो है, फाइनॉट जो है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, फाइनॉट इज इक्वल टू एच एफ, फाइनॉट इज इक्वल टू एच एफ। और एच क्या है, इसको मैं एफ मिनिमम भी लिख सकता हूं, इसको एच एफ नॉट भी लिख सकता हूं। इसका मतलब एफ नॉट, एफ नॉट या इधर ग्रेटर और इक्वल टू है, ग्रेटर और इक्वल, सो एफ नॉट ग्रेटर और इक्वल टू एच एफ नॉट। ठीक है, तो फाइ नॉट ग्रेटर और इक्वल टू एच एफ नॉट। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ध्यान से देखिए, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइ नॉट जो वर्क फंक्शन है वो बराबर होता है एच एफ नॉट के, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइ नॉट बाई एच के बराबर होता है। अब और एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, यहां तक नोट करिए, फिर मैं आगे लेके चलता हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की। चलिए हेडिंग बनाइए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। चलिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है तो इसका मतलब वेवलेंथ भी रिलेटेड टू दैट फ्रीक्वेंसी। राइट, ओके। फॉर इलेक्ट्रॉन इमिशन, फिर से वही उसी चीज से मैं स्टार्ट करता हूं। फॉर इलेक्ट्रॉन इमिशन, फॉर इलेक्ट्रॉन इमिशन, फॉर इलेक्ट्रॉन इमिशन। ठीक है बच्चों, फॉर इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए मैंने बोला कि जो एनर्जी एक फोटॉन लेके आएगा दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू वर्क फंक्शन। तो वही चीज E जो है, E शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू व्हाट, वर्क फंक्शन, दैट इज फाइ नॉट। ये पता ही है, वर्क फंक्शन के नीचे जाओगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा। E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू ग्रेटर और इक्वल टू फाइ नॉट, और H E इज इक्वल टू एच न्यू सी बाई लेमड़ा, एच सी बाई लेमड़ा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, E इज इक्वल टू एच न्यू एंड न्यू सी बाई लेमड़ा, दैट इज इक्वल टू एच सी बाई लेमड़ा, एंड एच सी बाई लेमड़ा शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू फाइ नॉट। ठीक है बच्चों, तो लेमड़ा जो है वेवलेंथ, लेमड़ा शुड बी
lambda should be less or equal to hc by phi नॉट। ये मैंने आपको तैयार कर दी वेवलेंथ, और ये वेवलेंथ को, उसको मैंने फ्रीक्वेंसी को मैंने मैक्सिमम लिखा था, फ्रीक्वेंसी को मैंने मैक्सिमम लिखा था, लेकिन वेवलेंथ सॉरी फ्रीक्वेंसी को मैंने मिनिमम फ्रीक्वेंसी लिखा था, लेकिन वेवलेंथ मैक्सिमम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका तो इनवर्स रिलेशन है ना, अगर किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसका मतलब वेवलेंथ कम होगी, और अगर वेवलेंथ मैक्सिमम है तो उसका मतलब फ्रीक्वेंसी कम होगी, इसीलिए इसको बोलते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ। वहां पर क्या थी? मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी तो दैट मींस वेवलेंथ तो मैक्सिमम होनी चाहिए ना, इसीलिए मैंने लैम्बडा मैक्सिमम वेवलेंथ, और इस मैक्सिमम वेवलेंथ किसके बराबर है? hc by phi नॉट, और इसी मैक्सिमम वेवलेंथ को लिखते हैं लैम्बडा नॉट, एंड दैट लैम्बडा नॉट इज नोन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यानी अगर आपको इलेक्ट्रॉन इमिशन देना है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन इमिशन करना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करना है, तो ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्बडा नॉट hc by phi नॉट होनी चाहिए, और जो फ्रीक्वेंसी एफ मिनिमम थी वो भी तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी। मैंने आपको बोला था रेड कलर का, अगर मैंने यहां पर बोला था रेड कलर की फ्रीक्वेंसी कम है, लेकिन मैक्सिमम तो उसकी वेवलेंथ है ना, तो ये इनवर्स है। दिस इज नोन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, राइट? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो क्या लिखेंगे? तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को क्या लिखेंगे? लॉन्गेस्ट द वेवलेंथ, द मैक्सिमम वेवलेंथ, या इसको ऐसे लिखेंगे द मैक्सिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इंसिडेंट रेडिएशन wavelength, the longest wavelength of incident radiation, which can cause photoelectric effect, which can cause photoelectric effect, ठीक है? विच कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस चीज को आप ध्यान में रखिए, hc by phi नॉट, इसको मैं थोड़ा आगे लेके चलता हूं, आप ध्यान से देखिए। तो वो मैक्सिमम वेवलेंथ जो कॉज, जिससे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है बच्चों? चलिए, और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के मैक्स, वो किसके बराबर है? के मैक्स, अरे वो तो बराबर अभी लिखा E माइनस फाइ नॉट, अभी किया था ना, E माइनस फाइ नॉट। तो इसका मतलब के मैक्सिमम को लिखूंगा मैं, E को क्या लिख सकता हूं? E को क्या मैं hc by लैम्बडा लिख सकता हूं, अभी अभी तो इसकी बात की हमने। E को क्या लिख सकता हूं मैं? hc by लैम्बडा माइनस फाइ नॉट। फाइ नॉट के लिए हमने, फाइ नॉट के लिए क्या रिलेशन बनाया था? फाइ नॉट, देखिए फाइ नॉट अगर आपको याद होगा, हमारे पास क्या बचा था? हमारे पास बचा था h लैम्बडा मैक्सिमम इज इक्वल टू hc by फाइ, और इसी को हमने क्या माना था? लैम्बडा नॉट, hc by फाइ लैम्बडा मैक्सिमम, और इसको क्या माना है? लैम्बडा नॉट। तो यहां पर फाइ नॉट जो है, फाइ नॉट इधर आएगा, फाइ नॉट इधर आएगा, तो इसको लिखते हैं hc by लैम्बडा नॉट। ठीक है? तो क्या लिखेंगे इसको? माइनस hc by लैम्बडा नॉट। ठीक है? hc by लैम्बडा नॉट, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दिस hc by लैम्बडा, और लैम्बडा इज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड लैम्बडा नॉट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और के काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिख सकते हैं, hc को कॉमन निकालो, 1 by लैम्बडा माइनस 1 by लैम्बडा नॉट, and this is very important equation, and this is known as Einstein photoelectric equation. Einstein's photoelectric equation. Photoelectric equation.
दिस इज नोन एज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। चलिए अब अगर इनका मैं एक ग्राफ भी बनाऊं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ग्राफ किस किस के दरमियान मुझे ग्राफ बनाना है, ध्यान से देखिए। अगर मैं ग्राफ बनाऊं, वेवलेंथ का ग्राफ बनाऊं, 1 by lambda ऑफ फोटॉन, ये वेवलेंथ फोटॉन की है, 1 by lambda ऑफ फोटॉन, ठीक है। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और ये भी तो वही चीज है, y इज इक्वल टू mx माइनस सी, ये भी तो उसी के साथ है। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होनी चाहिए, तभी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। और इसका भी जो ग्राफ होगा वो ऐसे होगा, और यहां पर ये स्लोप है, और ये स्लोप किसके बराबर है, hc के बराबर। अगर आप इंसिडेंट फोटॉन की वेवलेंथ एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम देंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी आपको नहीं मिलेगी। आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू से आगे जाना है। और ये जो है, ये हमारे पास जो फाई नॉट है, ये फाई नॉट वर्क फंक्शन जो है, फाई नॉट, ये होगा hc by lambda नॉट, ये वाली चीज hc by lambda नॉट, ठीक है। और कंक्लूजन में ये चीज आप बड़े अच्छे से वॉच करो, अच्छे से इसको समझने की। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यहां और एक बात, ये जो हमारे पास लैम्बडा मैक्सिमम है, मैक्सिमम वेवलेंथ, ये जो हमारे पास hc by फाई नॉट आया था, और इसी को हमने लैम्बडा नॉट माना था। अगर लैम्बडा की बात की जाए, अगर लैम्बडा बड़ा है तो इसका मतलब एनर्जी कम है। रेडिएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ, तो इसका मतलब है रेडिएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ, रेडिएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो। इसको अच्छे से नोट करिए, फिर मैं आगे चलता हूं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना पड़ेगा बच्चों, चलिए। On increasing intensity of radiation, the number of photons increases, but energy of each photon is still same, and hence maximum kinetic energy same, and hence maximum kinetic energy, and hence maximum kinetic energy of photoelectrons remains unaffected. Remains unaffected with change in intensity of radiation. With changing intensity, with change in intensity of radiation, with change in intensity of radiation. Let's have a look. ये पूरी चीज है, इसको नोट करिए, फिर मैं इसको रब करता हूं, फिर मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए नोट करिए इसको। हो गया नोट? चलिए अब ध्यान से देखिए इस चीज को, अच्छे से ध्यान देखो उधर। हमारे पास ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ये देखिए, ये मेरे पास एक मेटल सरफेस है। ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, देखिए अगर इस पर ये फोटॉन गिरते हैं, एक फोटॉन इस पर स्ट्राइक किया, इसने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला। मान लो ये रेड लाइट का फोटॉन है, रेड लाइट का फोटॉन में उतनी एनर्जी नहीं है ताकि वो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले। लेकिन आपको याद रखना है, एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा,
लेकिन अब हम क्या बोलते हैं, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। अरे नहीं निकाला इसने, रेड लाइट ने नहीं निकाला, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करो। इंटेंसिटी को इंक्रीज का मतलब है 2 फोटॉन गिराओ, 3 फोटॉन गिराओ इस इलेक्ट्रॉन पर। अगर हमने 3 फोटॉन गिराए, तो अगर आप इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ाते हो, द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करते हो, बट एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन इज स्टिल सेम। एक फोटॉन के पास जो एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू है वो सेम है, भले ही आप इंटेंसिटी आप नंबर देखिए, ये एक टकराया सरफेस के साथ, तो आप 2 टकराओ, 3 टकराओ, ऐसे करके टकरा दो, लेकिन एक फोटॉन जो है वो एनर्जी सेम E इज इक्वल टू एच न्यू, जितनी उसके पास एनर्जी है। भले ही आप बहुत सारे फोटॉन इस पर गिराओ, लेकिन स्टिल इंडिविजुअल फोटॉन जो है स्टिल सेम, एंड हेंस मैक्सिमम काइनेटिक। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के मैक्स किसके बराबर है? हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है E -5। अगर एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन, अगर एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन सेम है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो, तो अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे, वो 2 गिराओगे 3, लेकिन एक टाइम पर एक ही गिरेगा और उसके बाद एनर्जी होगी पर्टिकुलर E इज इक्वल टू एच न्यू। 2 3 4 गिराने से, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करने से एक इंडिविजुअल फोटॉन की एनर्जी नहीं बढ़ेगी, वो सेम रहेगी। तभी अगर आप रेड लाइट की बहुत सारे फोटॉन्स डालते हो, अगर पहले रेड लाइट कैपेबल नहीं है बाहर निकालने के, वो नहीं निकालेगा, क्योंकि ईच फोटॉन एट अ टाइम एब्जॉर्ब ईच फोटॉन एक होता है। अगर वो सक्षम हुआ, वो सक्सेसफुल हुआ बाहर निकालने के लिए, तो वो निकलेगा। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पर अगर ये एनर्जी सेम है, तो इसका मतलब कांस्टेंट है। अगर एनर्जी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। और फाई नॉट मटेरियल पे डिपेंड करता है, अलग अलग मटेरियल का फाई नॉट सेम, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग वर्क फंक्शन होता है। दिस इज पार्टिकल नेचर। ये ऐसी बात नहीं मैंने बोली, दिस इज पार्टिकल नेचर। एक पार्टिकल आया, टकराया, इस पार्टिकल को बाहर निकाला। एक गोली आई, टकराई, इस गोली ने 2-4 गोलियां गिराई, तो आप बोलोगे ज्यादा होगा, लेकिन एक गोली का इफेक्ट वही होगा जो दूसरी गोली का इफेक्ट होगा, सेम तो इफेक्ट होगा। ये पार्टिकल नेचर है कि एक बार में एक एब्जॉर्ब हो गया, उसने पार्टिकल को बाहर निकाले, और यही चीज पार्टिकल नेचर है। और अगर आप इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ाते हो, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, अगर आप इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ाते हो, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ाते हो आप, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? आप इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ाते हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट। K max डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। K max जो है, अब यहां रेड के बजाय आप ब्लू कलर की रेडिएशन डाल दो तो निकलेगा, येलो कलर का डाल दो तो निकलेगा। तो किस पर? ये इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है रेड, ब्लू, ग्रीन, उनमें अलग अलग क्या है? फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ माय डियर, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, याद रखिए इस पॉइंट को। आप रेड लाइट के फोटॉन करोड़ों हजारों गिरा दीजिए, नहीं निकाल पाया एक फोटॉन, तो नहीं रेडिएशन अमाउंट, इंटेंसिटी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ेगा तब जब कलर चेंज हो गया, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, तब काइनेटिक एनर्जी पर फर्क पड़ेगा। लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाने से, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। और के मैक्स जो है, के मैक्स डिपेंड्स ऑन, इसको मैं नोट करूंगा यहां, के मैक्स काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, के मैक्स depends, K max depends on frequency of radiation, on frequency, on frequency of radiation, और साथ साथ में वेवलेंथ भी है ना, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन।
वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इस पर डिपेंड करेगा। तो जब भी आपको काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी होगी तो इंटेंसिटी बढ़ाने से तो कुछ नहीं होगा, इंडिविजुअल फोटॉन के पास तो एनर्जी सेम रहेगी, लेकिन आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, आइदर यू हैव टू चेंज the frequency or you have to change the wavelength, and this entire scenario says that it's a particle nature। और लाइट के पास पार्टिकल नेचर है, लाइट के पास वेव नेचर है। तो ना तो लाइट के पास पार्टिकल नेचर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखिए, इंटरफेरेंस को देखिए, वहां पर तो हमने वेव माना था, लेकिन यहां पर ये सब कुछ हुआ पार्टिकल मान के लाइट को। तो ना तो लाइट पार्टिकल है, ना तो ये वेव है, और इसका एक अलग से नाम दिया गया था वेविकल्स, जो आपने नहीं सुना होगा, वेविकल्स, लाइट के बारे में जाना है। तो ये होप इंशाल्लाह आप सबको मेरा लेक्चर, आज का लेक्चर इंशाल्लाह पसंद आया होगा। होप अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह मियां के फजल करम से आप सबको ये लेक्चर बड़े अच्छे से समझ आया होगा। आप इसको प्रॉपरली फिर से एक बार रिवीजन करें, इसको अच्छे से समझिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, आपका अपना YouTube चैनल और आपका अपना इंजीनियर फैसल गुलजार आपको हमेशा आपके साथ रहेगा। कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा, मुझे अपने सेल फोन पे कॉल करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। होप इंशाल्लाह आप सब इसको अच्छे से वॉच करेंगे और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआओं में याद रखूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।